बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ मोहम्मद उमैर एंड दिस इज़ presented to respected sir Dr. Kashif Hamid and I am from MS Finance class. This subject is about international finance. Today I am going to discuss a very important topic with you, that is mercantilism. आइए इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम देखते हैं। मर्केंटाइलिज्म वर्ड बेसिकली लैटिन टर्म मर्करी से निकला है, जिसके मानी हैं टू सेल मर्चेंडाइज। इंटरनेशनल फिनांस की बहुत सी थ्योरीज आई, जिसमें मर्केंटाइलिज्म जो है ये इंटरनेशनल ट्रेड की जो है पहली थ्योरी थी, और ये क्लासिकल थ्योरी थी। और क्लासिकल में भी इनके बाद एक थ्योरी आई बड़ी इंपॉर्टेंट थी, जो कि कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी, जो कि रिकार्डो ने लिखी थी। और उसके बाद न्यू क्लासिकल थ्योरी भी आई, जिसमें सबसे फेमस जो है वो प्रोडक्ट साइकिल थ्योरी है, जो कि वर्नर ने लिखी थी। मर्केंटाइलिज्म जो है सिस्टम, ये बेसिकली 16वीं सदी से लेकर 18वीं सदी तक जो है बहुत पॉपुलर रहा है। और वेस्टर्न यूरोप, पर्टिकुलरली अगर बिलखुसूस हम बात करें इंग्लैंड और फ्रांस की, वहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा जो है राइज रहा है। मर्केंटाइलिज्म थिंकर्स, बहुत से फेमस राइटर्स जो हैं, जो कि मर्केंटाइलिज्म थ्योरी के फेवर में जब भी उन्होंने बात की है, जिनमें कोलबर्ट, सीरा, थॉमस मन और बॉडेन शामिल हैं। व्हाट इज़ मर्केंटाइलिज्म? ये थ्योरी ये कहती है कि वेल्थ इज़ पावर, कि जिस कंट्री के पास ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ होगी, जिस कंट्री के पास जो है गोल्ड और सिल्वर के ज़र ज़्यादा होंगे, वो कंट्री जो है पावरफुल कंसीडर की जाएगी। और 16वीं सदी से 18वीं सदी में जो है गोल्ड और सिल्वर जो है ये करेंसी के तौर पे यूज़ होते थे। तो जिस कंट्री का ट्रेड सरप्लस होता था, यानी कि उस कंट्री में गोल्ड और सिल्वर के जो रिज़र्व्स हैं वो नेट इनफ्लो होता था उनका, और जिसकी वजह से ग्रेटर नेशनल वेल्थ और पावर जो है उस कंट्री के पास होती थी। इसकी एग्जांपल ऐसे है कि अगर हम जब एक्सपोर्ट करते हैं, तो तब हम गुड्स जो हैं वो बाहर किसी कंट्री में भेज रहे होते हैं। और आज के दौर में हमें जो है कैश वगैरह मनी जो है वो करेंसी के तौर पे वापस से रिटर्न आता है, लेकिन उस वक्त तो गोल्ड चल रहा था, सिल्वर चल रहा था। तो इससे ये है कि एक्सपोर्ट की सूरत में गोल्ड हमारी कंट्री में आता है और गुड्स हमारी कंट्री से जाती हैं। जबकि इंपोर्ट में क्या होता है कि हम बाहर से गुड्स मंगवा रहे होते हैं, और हमारी जो कंट्री है उससे गोल्ड और सिल्वर जो है वो बाहर जा रहा होता था। तो इससे क्या होता है, गोल्ड हमारे जो है कमी हो जाती है। इसी वजह से ये थ्योरी ये कहती है कि हमें एक्सपोर्ट ज़्यादा करनी चाहिए ताकि हमारी कंट्री में गोल्ड आए, और हमें इंपोर्ट कम करनी चाहिए ताकि हमारी कंट्री से गोल्ड कम बाहर जाए। दो अजम्पशंस हैं इसकी, कि जो वेल्थ है पूरी मुल्क के अंदर वो फाइनाइट होगी, लिमिटेड होगी। यानी इसका ये मतलब है कि अगर तो इन्फिनिटिव और अनलिमिटेड वेल्थ होगी, फिर तो कंपटीशन ही ख़त्म हो गया। फिर तो हर किसी के पास वेल्थ होगी और हर कोई पावरफुल होगा, तो कोई भी ये क्लेम नहीं कर सकता मैं सबसे ज़्यादा पावरफुल हूँ। तो इस वजह से ये अज्यूम किया जा रहा है कि यहाँ पे दुनिया में वेल्थ लिमिटेड होगी। फिर लिमिटेड में ये है कि जिसके पास ज़्यादा होगी तो वो जो कंट्री है वो पावरफुल स्टेट कंसीडर होगी। दूसरी इसकी मेन अजम्पशन है कि ये ट्रेड को एज अ ज़ीरो सम गेम लेते हैं, कि जैसे हम बात की एक्सपोर्ट हम जब करेंगे तो हमारी कंट्री से गुड्स तो जाएंगी, लेकिन हमारी कंट्री में गोल्ड आएगा करेंसी के तौर पे। लेकिन अगर हम अपने सामने वाली कंट्री को देखें, उसकी कंट्री में गुड्स तो आएंगी, लेकिन गोल्ड उस कंट्री से जो है वो जा रहा होगा। तो ये यही कहते हैं कि कोई भी कंट्री है वो ग्रो करती है रिच एट द एक्सपेंस ऑफ अदर कंट्री, कि एक को कंट्री का गेन यानी हमारा गेन अगली कंट्री का जो है वो लॉस कंसीडर होगा। द यूज़ ऑफ कॉलोनीज इन मर्केंटाइलिज्म सिस्टम, इसकी वेरी फेमस एग्जांपल जो है वो ये है कि इंग्लैंड की जो है 13 कॉलोनीज अमेरिका में हैं,
और इसमें दो एस्पेक्ट हैं टोटल। पहला एस्पेक्ट ये है कि इंग्लैंड जो है ये मदर कंट्री है, और बाकी 13 जो कंट्रीज़ हैं वो अमेरिका के अंदर वो इसकी कॉलोनीज़ हैं जिसके ऊपर इंग्लैंड का कब्ज़ा है। जो पहला एस्पेक्ट है वो ये है कि मदर कंट्री क्या करती है, वो अपनी कॉलोनीज़ को गुड्स पर प्रोड्यूस करने से रोक देती है, ऐसे लाज उधर बना देती है, क्योंकि वहाँ पे वही अब उनके रूल ही चल रहे होते हैं। दूसरा ये कि जब उन कंट्रीज़ के अंदर गुड्स जो हैं वो बनेंगी नहीं, तो ज़ाहिर सी बात है उन्होंने कहीं से तो बाय करनी है। ऊपर से इनके ऊपर मदर कंट्री एक और रिस्ट्रिक्शन ये भी लगा देती है कि आपने जस्ट अपनी मदर कंट्री से ही, यानी कि उन 13 कॉलोनीज़ ने सिर्फ इंग्लैंड से ही अपनी जो गुड्स हैं वो बाय करनी है। एक रिस्ट्रिक्शन ये भी होगी। इससे क्या होगा कि इंग्लैंड की जो हम कहते हैं कि एक्सपोर्ट बढ़ेगी, इंग्लैंड के पास जो है वो गोल्ड आएगा। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि जो आपको ये डेमोस्ट्रेट एग्जांपल में किया गया है, एक तरफ जो है लेफ़्ट साइड पे हम देख रहे हैं कि ये 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ हैं, और राइट साइड पे अगर हम देखें तो इंग्लैंड है। और नीचे अगर हम सबसे पहले देखें प्रोवाइड रॉ मटेरियल चीप, कि जो कॉलोनीज़ हैं वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती हैं सस्ते रेट पे इंग्लैंड को। और इंग्लैंड जो है क्योंकि चीप होता है और रॉ मटेरियल सस्ता होता है, तो पेमेंट के तौर पे थोड़ा सा गोल्ड जो है वो जाता है कॉलोनीज़ के पास। तो उस रॉ मटेरियल को इंग्लैंड जो है वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करता है, और फिर उसी को ही फिनिश प्रोडक्ट को उन कॉलोनीज़ में एक्सपोर्ट कर देता है एक्सपेंसिव रेट्स पे, जिससे ये होता है कि एज अ रसीड जो है इनकम के तौर पे कॉलोनीज से इंग्लैंड के पास ज़्यादा गोल्ड आता है। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि कॉलोनीज़ को क्या फ़ायदा, तो उसमें कि वन साइडेड ट्रेड ऐसे हो रही होती है, या अगर टू साइडेड हो भी रही है तो उसमें बेनिफिट इंग्लैंड को ही हो रहा है, कॉलोनीज़ को नहीं होता। तो देखें कॉलोनीज़ को ये फ़ायदा है, उस वक़्त असल में बहुत जंगी सिचुएशंस होती थी, सिक्योरिटी थ्रेट्स थे इन 13 कॉलोनीज़ के अंदर। तो ये जो मदर कंट्री है यानी कि इंग्लैंड, ये उन्हें मिलिट्री सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है इन रिटर्न, ताकि वो जो है महफूज रह सकें। मर्केंटाइलिज्म पॉलिसीज़, आपको ये तराजू नज़र आ रहा होगा जिसमें ये है कि एक्सपोर्ट का पर्रा भारी है और इंपोर्ट का पर्रा जो है वो कम है। वो ऊपर है और एक्सपोर्ट जो है वो जो है तराजू में ज़रा भारी है। यानी कि इसमें यही पॉलिसीज़ थी सारी की सारी, ये चारों पॉलिसी आपको जो नज़र आ रही हैं कि एक्सपोर्ट को बढ़ाना है और इंपोर्ट को कम करना है। सबसे पहली पॉलिसी है प्रोटेक्शनिज़म। प्रोटेक्शनिज़म ये है कि एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ देती है गवर्नमेंट, और अगर हम इंपोर्ट के पॉइंट ऑफ से देखें तो उसके ऊपर हाई टैक्सेस लगाती है, इंपोर्ट कोटा लगाती है, ताकि एक मखसूस अमाउंट जो है वो इंपोर्ट की जा सके, ज़्यादा ना इंपोर्ट्स हों। सेकंड है बुलियनिज़म। बुलियनिज़म ये है कि हम जानते हैं कि गोल्ड से ज्वेलरी बनती है, सिल्वर से भी डिफरेंट जो हैं चीज़ें बनती हैं। तो इससे ये है कि उसके यूज़ को कंट्रोल करती है गवर्नमेंट, कि कम से कम उसको कन्वर्ट किया जाए, उसको एज अ गोल्ड ही रहने दिया जाए, और गोल्ड की एक्सपोर्ट को भी रोका जाए। ये इसके अंदर बुलियनिज़म में शामिल है। देन है लिमिटिंग वेजेस। लिमिटिंग वेजेस से क्या होगा कि प्रॉफिट कंपनीज़ के ज़्यादा होंगे, प्रॉफिट ज़्यादा होंगे, वो उससे प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगी, प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगी तो इसका बेनिफिट जो है ये होगा कि वो एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगी। तो इस तरह भी मर्केंटाइलिज्म में ये अहम रोल प्ले कर रही है ये पॉलिसी भी। बिकम सेल्फ रिलायंस, अपने ऊपर जो है खुद मुख्तार, यानी कि जो है अपने ऊपर डिपेंड करने की तरफ, आने की तरफ जो है कंट्रीज़ आई, कि जिसमें सबसे अहम है कि जो चीज़ वो इंपोर्ट कर रही हैं वो चीज़ इंपोर्ट करने के बजाय खुद अपनी कंट्री में वो चीज़ मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दें। दूसरी पॉलिसी इसमें इसी में ही ये थी कि जिसमें वो कंट्री की स्पेशलाइजेशन है उसको वो ज़्यादा बनाएं,
ताकि उसको बाहर के मुल्क में एक्सपोर्ट किया जा सके। तीसरी इसमें एक और अहम थी कि प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा की जाए, ताकि अगर हम एक्सपोर्ट कर भी दें तो बाद में हमारे लिए कमी ना हो जाए कि हमें री इम्पोर्ट करना पड़ जाए। ऐसा ना हो, बल्कि हम सेल्फ सफिशेंट हो जाएं। नेक्स्ट इज़ मॉडर्न मर्केंटाइलिज्म। आज के दौर में मर्केंटाइलिज्म की कोई कैसे हम देखें कि हमारे सामने है अंडर वैल्यूएशन ऑफ करेंसी। इसकी बेस्ट एग्जांपल है चाइना और यूएसए। चाइना ने रिसेंटली मर्केंटाइलिज्म सिस्टम को यूज़ किया कि वो डेलिबरेटरी यानी कि जानबूझ के उसने अपनी करेंसी को लो रखा हुआ है, ताकि उससे ये है कि एक्सपोर्ट जो है वो चीपर हो जाए। यूएस से जो हैं हम यूएसए को चीज़ें भेजें और यूएसए से जो करेंसी है उनकी वो या गोल्ड है वो हमारे पास आए। इसी तरह चाइना ने इन रिटर्न इंपोर्ट्स को भी अपनी जो है सिवियरली लिमिटिंग कर दिया हुआ है कि ताकि वन वे ट्रेड हो, जिससे चाइना बूस्ट हो इकॉनमी, अमेरिका जो है उसकी इकॉनमी जो है बूस्ट ना हो सके। इसके ऊपर काफ़ी क्रिटिसिज्म भी हुआ, जिनमें से ये कुछ क्रिटिसिज्म आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। रिकार्डो ने इसके ऊपर किया था कि उसने कहा था कि ट्रेड ज़ीरो सम गेम नहीं है, जो कि इसकी जम्पशन थी कि ट्रेड जो है ज़ीरो सम गेम है। उसने कहा ये जम्पशन सही नहीं है। ट्रेड क्योंकि पॉजिटिव सम गेम होनी चाहिए कि जिसमें दोनों कंट्रीज़ को बेनिफिट हो, कि कुछ आप एक्सपोर्ट करें उधर और कुछ उधर से आप मंगवाएं भी, वन साइडेड ट्रेड ना करें। ह्यूमन ने बाद में एक और आर्ग्यू किया था कि वेल्थ को स्कोप को लिमिटेड कर दिया इस थ्योरी ने, कि सिर्फ गोल्ड और सिल्वर की हद तक महदूद कर दिया। हालांकि अगर हम देखें तो वेल्थ तो एक ब्रॉडर टर्म है। इन्होंने कहा कि उसमें लैंड भी शामिल है, डॉलर के रिजर्व भी शामिल हैं, और भी जो एस्पेक्ट्स हैं वो शामिल हैं। इससे ये हुआ कि वर्किंग क्लास जो है इस थ्योरी के, इस सिस्टम के आने से वो काफ़ी डिस्टर्ब हुई, क्योंकि हमने देखा था अभी पॉलिसी में क्या था, लिमिटिंग वेजेस। लोगों की वेजेस लिमिटिंग हो गई, वो गुलाम बन के रह गए। तो एडम स्मिथ ने ये कहा था कि जब भी गवर्नमेंट के दरमियान और जो अपर क्लास है, जिन्हें हम मर्चेंट क्लास भी कहते हैं, ये जब एक दूसरे के साथ इकट्ठे होंगे, रिलेशनशिप इनका मजबूत होगा, तो ये एक इंडिविजुअल्स के लिए और जनरल पॉपुलेशन के लिए हार्मफुल है। उसकी रीज़न ये है कि अगर कंपनीज प्राइसेस बढ़ाएंगी लोकली, तो उससे ये होगा कि गवर्नमेंट तो उन्हीं का साथ देने वाली है, कंपनीज़ का साथ दे रही होगी, तो आम आदमी के लिए बड़ा ये प्रॉब्लम हो जाएगी कि उनकी कोई सुनने वाला नहीं होगा। तो इसी वजह से इंग्लैंड ने भी और फ्रांस ने भी सुमित के लेसर फेयर सिस्टम जो है, जिसमें फ्रीली ट्रेड, के ओपन ट्रेड आप करें, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है किसी किस्म की, टू वे आप बेशक करें जो ट्रेड है। 19वीं सदी में ये उन्होंने लेसर फेयर सिस्टम की तरफ चले गए। लास्ट वन इज़ फिजियोक्रेट्स जो थे, उन्होंने अपनी थ्योरीज पेश की। उन्होंने ये कहा कि बहुत ज़्यादा एम्फेसिस कॉमर्स को दिया गया है, उसकी इम्पोर्टेंस को। इन्होंने एग्रीकल्चर को इग्नोर कर दिया और इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी। तो इसी वजह से जो है उन्होंने कहा कि हमने इसको जो है इंक्लूड करके जो उसमें मिसिंग थे मर्केंटाइलिज्म सिस्टम में, उनको पूरा कर दिया। दीज आर द रेफरेंसेस। आप इन रेफरेंसेस के ज़रिए मज़ीद कुछ पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर and making this presentation possible. Now if you have any question, you are more than welcome to ask in comment. Thank you again.